नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड अब भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। जोन 6 में शामिल हुआ उत्तराखंड। भारतीय मानक ब्यूरो ने जारी किया है भूकंपीय क्षेत्रीकरण का मानचित्र। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड अब जोन 6 में शामिल हो चुका है, जिसमें वो अब अति संवेदनशील दृष्टि में आ गया है। जहां भारतीय मानक ब्यूरो ने इसके लिए भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र को जारी किया है। पहले जिलों को जोन 4 और 5 में बांटा था। राज्य में निर्माण कार्यों को लेकर सजग रहने की जरूरत है। इसी के साथ अधिक संवेदनशील जोन 5 में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल थे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राज्य में निर्माण कार्यों को लेकर सजग रहने की जरूरत के निर्देश दिए गए हैं। जहां भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय क्षेत्रीयकरण मानचित्र को जारी किया है, जिसमें जोन 6 में उत्तराखंड अब पहुंच चुका है। उत्तराखंड अब भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। जहां जोन 6 में शामिल हुआ है उत्तराखंड, भारतीय मानक ब्यूरो ने इसको लेकर भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र को जारी किया है। पहले जिलों को जोन 4 और 5 में बांटा गया था। राज्य में निर्माण कार्यों को लेकर सजग रहने के निर्देश भी दिए हैं। अधिक संवेदनशील जोन 5 में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ आते थे, लेकिन अब दोबारा से मानचित्र को जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से ये पूरा अपडेट सामने आया है, जहां जोन 6 में अब उत्तराखंड को रखा गया है, क्या कुछ इसमें और कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, जिस तरह से उत्तराखंड अब भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हो गया है, जोन 6 में शामिल हुआ है और ऐसे में ये भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय क्षेत्रीयकरण मानचित्र 2025 में जारी किया है। इससे पहले राज्य के जिलों को जोन 4 और 5 में विभाजित किया गया था, जिसमें अगर देखा जाए तो पूर्व राज्य निर्माण कार्यों के लिए होना अधिक सजग माना गया है वैज्ञानिकों द्वारा। और पहले भूकंप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2 जोन में रखा गया था राज्य को, लेकिन सबसे अधिक संवेदनशील जोन 5 में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले को शामिल किया गया है। यानी कि देखा जाए तो जोन में 5 में उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल शामिल थे। लेकिन जिस तरह से नई रिपोर्ट के चलते जो है जारी किया गया है, उसके चलते जोन 6 में शामिल किया गया, तो निश्चित तौर पर संवेदनशीलता जो है जाहिर की गई है। जी, ऐसे में योगेश, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं अब जिलों के लिए, क्योंकि इसे 5 में पहले रखा गया था, अब 6 सामने आ रहा है जोन? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद जो है जो जिले के नाम सामने आए हैं, उन जिलों को जो है अति संवेदनशीलता के चलते जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और जिस तरह से जो विकास कार्य है उनमें किस तरह से काम करना है, उसको लेकर भी जो है चिंतित कहा गया है कि जिला प्रशासन को रहना चाहिए। और वहां पर किस तरह से इलाकों में जहां पर लैंडस्लाइड इस तरह की घटनाएं होती है, तो वहां पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि भूकंप के चलते जो है इस तरह की घटनाएं जो है अक्सर कर देखने को मिल जाती हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी दृष्टि को देखते हुए किस तरह से बेहतर प्रयास हो सकता है, किस तरह से क्षेत्र में भ्रमण किया जा सकता है, लोगों को सजग किया जा सकता है, अवेयरनेस किया जा सकता है, उसके चलते जो है प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, ताकि प्रचार प्रसार ज्यादा हो सके। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से नया अपडेट इसमें आया हुआ है, अति संवेदनशील की दृष्टि में अब उत्तराखंड को रखा गया है, पहले संवेदनशील था, तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, कुछ प्लानिंग की जा सकती है? देखिए, इसको लेकर के पहले भी अगर देखा जाए तो आईआईटी के छात्रों ने इसको लेकर पहले भी जो है चिंता जाहिर की थी और पहले भी कहा था कि जो उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। और अब ऐसी संवेदनशीलता जो जाहिर की गई है, निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों ने जिस तरह से कई जिलों का नाम इसमें शामिल किया गया है, तो उन जिलों को और जो है सजग रहने की आवश्यकता है। वहां पर किस तरह से विकास कार्यों को किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में जहां पर जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वैज्ञानिकों द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसको देखते हुए राज्य सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए। हालांकि अधिकारियों को जो है साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा रहे, ताकि लोग जागरूक रहें। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई है, जहां पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रति महिलाओं में रुझान नहीं है।
7 दिन में आए केवल 25 आवेदन। जिला पूर्ति कार्यालय ने ग्राम पंचायत निकायों को पत्र लिखा है। देश भर में 40 लाख उज्ज्वला कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फर्जी कनेक्शन को रोकने के लिए किया जा रहा है औचक निरीक्षण। बनाई गई है उज्ज्वल कमेटी जो 5% गैस कनेक्शनों की जांच करेगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीएम उज्ज्वला योजना को लेकर महिलाओं में बिल्कुल भी रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रति महिलाओं में बिल्कुल भी रुझान नहीं है। जहां 7 दिन बीत गए हैं लेकिन केवल 25 जो है आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला पूर्ति कार्यालय ने ग्राम पंचायत निकायों को इसके लिए पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि देश भर में 40 लाख उज्ज्वला कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी सिर्फ 25 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते ये दिखाई दे रहा है कि महिलाओं में इसको लेकर बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। बिल्कुल भी महिलाएं इस पर कोई अपनी राय देती नजर नहीं आ रही है। सिर्फ 25 जो है आवेदन अभी प्राप्त हुए हैं, जबकि जो लक्ष्य रखा गया है वो 40 लाख रखा गया है। और इसकी निगरानी रखने के लिए भी, फर्जी कनेक्शन को रोकने के लिए भी औचक निरीक्षण चल रहे हैं, जिसके लिए उज्ज्वल कमेटी का गठन किया गया है। जो कमेटी 5% गैस कनेक्शन की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उज्ज्वला योजना से जुड़ी, जहां 40 लाख के कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सिर्फ 25 ही आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर मंगलौर से है, जहां धामी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री धामी ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अगेती गन्ना के दाम 405 प्रति क्विंटल किए गए हैं, तो वहां सामान्य गन्ने के दाम 395 प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं। लंबे समय से गन्ना किसान बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, वहीं अब उन्हें सौगात मिली है। गन्ना किसानों ने सीएम धामी का आभार भी जताया है, जहां अगेती गन्ने के दाम 405 प्रति क्विंटल रख दिए गए हैं। इसी के साथ सामान्य गन्ने के दाम 395 प्रति क्विंटल हो गए हैं। लंबे समय से गन्ना किसान इसको लेकर मांग कर रहे थे, बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिस पर सरकार ने संज्ञान लिया और बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद गन्ना किसानों ने भी खुशी जताई है और सीएम धामी का आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है, जहां गन्ना किसानों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने धामी सरकार का आभार जताया है। धामी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है, जहां गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते किसानों को काफी ज्यादा राहत मिली है। मुख्यमंत्री धामी ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते जो किसान है, गन्ना किसान है, उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अगेती गन्ने के दाम 405 प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो सामान्य गन्ना है उसकी बढ़ोतरी कर 395 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिसके बाद किसानों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, खुशी देखने को मिल रही है। लंबे समय से क्योंकि गन्ना किसान बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और अब उनकी मांगों पर संज्ञान लिया गया है। गन्ने की बढ़ोतरी में, गन्ने की कीमत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है गन्ना किसानों ने, जिसको लेकर सीएम धामी का आभार भी जताया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय मसूरी प्रवास के बाद शनिवार को दिल्ली लौट गए। रवाना होने से पहले उन्होंने पोली ग्राउंड में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मसूरी के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और रक्षा मंत्री ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने रक्षा मंत्री से सौजन्य भेंट की और मसूरी के लिए आवश्यक विकास कार्यों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि लंडौर छावनी क्षेत्र में लगातार बढ़ते जाम से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सिस्टर बाजार से जबरखेत तक बाईपास मार्ग के निर्माण की मांग रखी है, जिससे छावनी क्षेत्र में यातायात का दबाव कम हो सके। रक्षा मंत्री ने सामान्यतः समस्या की गंभीरता को समझते हुए अपने अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। इस राज्य को बनाने का प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास हुआ था, तब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर ये बिल पास नहीं होता तो सही राज्य नहीं बनता। उस राज्य बनाने का श्रेय भी जहाँ अटल जी को जाता है, उसको
राजनाथ सिंह जी को विश्वास किया जाता है। हमने अपने चेयरमैन और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात की। हमारे चेयरमैन ने मसूरी से संबंधित 2 ज्ञापन जो रक्षा, उन्होंने एक मांग की कि हमारा जो लंडोर कैंट का एक मार्ग है, बाईपास मार्ग अगर बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वहाँ पर जाम लगा रहता है। और दूसरा जो सर्वे ऑफ इंडिया की खाली ज़मीन है, वहाँ पर सैनिक स्कूल की मांग मीरा जी ने की है और हमें पूरा भरोसा है कि उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। और इस अवसर पर हमने जो हमारा वो है ब्रह्म कमल, उनको भेंट किया है। कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का 2 दिवसीय दौरा था मसूरी का, और उसी दौरान कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम भी था। और माननीय मंत्री जी के साथ पालिका के द्वारा दो तीन प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने रखे गए हैं। पहला तो यहाँ पे जो सर्वे की जो लैंड है, यहाँ पे जो जिसका किसी तरीके का कोई यूज़ नहीं है, बिल्डिंग्स हैं, फील्ड हैं, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के होने के वजह से उसका किसी तरीके का यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक प्रस्ताव दिया है माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने कि आप अगर यहाँ पे एक सैनिक स्कूल खोल देंगे तो उसका एक अच्छा यूज़ हम कर पाएंगे। दूसरा, लंडौर वाला जो एरिया जो जाम की स्थिति में रहता है हर वक्त, तो हमने एक प्रस्ताव दिया है कि अगर कैंट से लेकर के नीचे जबर खेत तक का जो बाईपास मार्ग है, अगर उसको खोलने की अनुमति दी जाए तो वहाँ से हम वन वे कर सकते हैं ट्रैफिक को, तो उससे लंडौर वाले एरिया में जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है। तो ये 2-3 प्रस्ताव थे जो माननीय राजनाथ जी के सामने हम लोगों ने रखे हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इन प्रस्तावों पे हम गंभीरता से विचार करेंगे। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उत्तराखंड के समधी भी हैं वो, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन प्रस्तावों पे वो गंभीरता से विचार करें। उत्तराखंड में बीजेपी जल्द ही अपने संगठन का विस्तार करने जा रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारे संगठन स्वरूप का विस्तार चल रहा है। 2 दिन में के अंदर 7 मोर्चों की विधिवत रूप से टीम गठित कर दी जाएगी, जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए जाएंगे और 15 जनवरी तक हमारे जिले की टीम और मंडल के अध्यक्ष की विधिवत रूप से घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा पूरा संगठनात्मक स्वरूप भी बनकर तैयार हो जाएगा। उनका अपना संगठन किस रूप में खड़ा होगा, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मुझे इसको कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है। इतना तय है कि हमारे संगठन स्वरूप का विस्तार चल रहा है, और हम कल हमारे 5 मोर्चे विद्युत भवन की हमने चर्चा कर ली। आज हमारे 2 मोर्चों की चर्चा होगी। 2-3 दिन के अंदर हमारे 7 के मोर्चे हम विधिवत रूप से उसकी प्रदेश की टीम घोषित कर देंगे, जिलाध्यक्ष हम घोषित कर देंगे, और 15 जनवरी तक हमारे जिले की टीम और मंडल के अध्यक्ष की विधिवत रूप से घोषणा हो जाएगी, और हमारे पूरा संगठन स्वरूप जो है बनकर तैयार हो जाएगा। हल्द्वानी के संवेदनशील माने जाने वाले बनबुलपुरा और राजपुरा क्षेत्र से सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने देर रात 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई किसी बड़े मामले में संभावित संलिप्तता को देखते हुए की गई है। सूत्रों का दावा है कि गिरफ्तार लोगों का पूर्व में हुए एक अहम घटना से कनेक्शन होने के संकेत हैं। इसी आधार पर सुरक्षा एजेंसी ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच दोनों को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की सक्रियता और बढ़ गई है। कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चल रहे हैं, जबकि अहम स्थानों पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस टीम संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ा नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार हल्द्वानी बनबुलपुरा के बाद नैनीताल से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। बनबुलपुरा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और हल्द्वानी पुलिस की ओर से बिलाल मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस को कई इनपुट मिले। कोतवाली और तल्लीताल पुलिस ने तल्लीताल बूचड़खाना स्थित मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस बंद कमरे में मौलाना से पूछताछ में जुटी हुई है, साथ ही उसके कमरे से तलाशी भी ली जा रही है। शनिवार को नैनीताल कोतवाली तल्लीताल थाने की पुलिस टीम तल्लीताल बूचड़खाने क्षेत्र पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही क्षेत्र लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में ले लिया, जिससे होटल के बंद कमरे में बीते 2 घंटे से पूछताछ चलती रही। वहीं दूसरी टीम मौलाना के कमरे में छानबीन में जुटी हुई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान की
तेजी पर अब परिवहन विभाग भी तेजी से डिजिटल सेवाओं को और बढ़ा रहा है। वाहन पंजीकरण, ट्रांसफर, टैक्स जमा, प्रदूषण जांच से लेकर लाइसेंस संबंधी कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जा रही हैं, लेकिन विकासनगर क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके वाहन पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस से उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिस वजह से उन्हें परिवहन संबंधी सूचनाएं और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में दिक्कतें आ रही हैं। इस समस्या को देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने एक पहल शुरू की है। आरटीओ कार्यालय, वाहन शोरूम, प्रदूषण जांच केंद्र, फिटनेस सेंटर समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर दिशा निर्देश के साथ विशेष क्यूआर कोड चस्पा किए गए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन कर वाहन स्वामी और लाइसेंस धारक आसानी से अपने मोबाइल नंबर को विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट करा सकते हैं। एआरटीओ मनीष तिवारी के मुताबिक मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन चालान या अन्य जरूरी सूचनाएं तुरंत प्राप्त होंगी। साथ ही वाहन ट्रांसफर, प्रदूषण जांच, बीमा, फिटनेस और अन्य डिजिटल सेवाओं को पूरा कराने में भी ये अपडेट काफी सहायक साबित होगा। आप लोग कार्यालय में आए हैं तो ये बहुत अच्छा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉर्थ का ये है कि अब कई जगह पे फेसलेस और सीमलेस काम करने के लिए ये रखा है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, कि कई काम आपके ऑनलाइन अप्लाई करने पर हो जाए। और कई काम ऐसे हैं कार्यालयों में जिसके लिए आपको कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि वाहन, आपके जो वाहन है या जो आपका डीएल है, उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक हो। कई पुराने केसेस में जिन्होंने पुराने डीएल बनवाए हैं या पुरानी गाड़ी रजिस्टर्ड कराई है, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया। उत्तराखंड में पहाड़ के कई इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लिहाजा लोग बच्चों की पढ़ाई और घर परिवार चलाने के लिए मैदानी इलाकों में पलायन करते रहते हैं। 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार का दावा है कि अब पहाड़ के हालात बदल रहे हैं। यही वजह है कि लोग अब पहाड़ में रिवर्स पलायन कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष के कई सवाल हैं। उत्तराखंड में पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इनमें सबसे अधिक पौड़ी में 1,213, अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827 और चमोली में 760 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। आयोग के उपाध्यक्ष का कहना है कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होमस्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव लौटकर नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। विकास खंडों में टिहरी का थोलधार ब्लॉक सबसे आगे है, जहां 300 लोगों ने वापस गांव में बसेरा डाला है, तो वहीं 169 लोग विदेश से भी लौटे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 66 लोग टिहरी पहुंचे। आयोग का कहना है कि आंकड़ा राज्य में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। लगभग 6,500 लोग को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं। और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से, और लौट के भी फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि लौटकर आए लोग अब नए मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और स्थायी स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग इन रिवर्स पलायन कराने वाले लोगों के अनुभवों को एकजुट कर उनकी कार्यशैली को सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा, ताकि अन्य गाँव में भी आजीविका के नए विकल्प तैयार हो सके और पलायन झेल रहे क्षेत्रों में लोग वापस लौटने के लिए प्रेरित हों। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है ना। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग भी खोले हैं मसाले के। 1-2 लोग हमको ऐसे भी मिले जो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों से सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं हो गई, किसी के पास कुछ और हो गया है ना, उपज हो गई, तो उसको इकट्ठा करके, क्योंकि अमूमन इसका विपणन की समस्या आती है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाता तो विपणन आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट पर बीजेपी का कहना है कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य की तस्वीरें तेजी से बदली हैं।
राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने तेजी से काम किया है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों में बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी नेता प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि बीजेपी की सरकार की मेहनत का ही नतीजा है कि जो लोग अब पहाड़ में रिवर्स पलायन कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसके कारण से उत्तराखंड एक पलायन की ओर बढ़ रहा है और सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे उसमें अपने होम स्टे हो, स्थानीय स्तर पर उसमें स्वरोजगार हो, तो उसके माध्यम से आज बड़ी मात्रा में जो युवा हैं वो अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, अपने खेत खलिहानों को देख रहे हैं और उनका एक आत्मीय जुड़ाव भी उसकी ओर हो रहा है। और हम इसके लिए सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं। जो रिवर्स पलायन हमारा हो रहा है, जो इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या थी पलायन की, आज हम रिवर्स पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट पर बीजेपी नेता सरकार की वाहवाहियां तो कर रहे हैं, तो मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष पाल सिंह बिष्ट ने कहा कि ये सरकारी आंकड़े हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि आज स्थिति यह है कि गांव-गांव खाली हो चुके हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं सड़कों की व्यवस्था नहीं है तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी अभाव है। सरकार ने 2018 में भी रिवर्स पलायन का जिक्र कर वाहवाहियां लूटने की कोशिश की थी। देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं, इन पे युवा ही भरोसा नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि लगातार उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और गांव के गांव खाली हो गए हैं। सरकार बार बार रिवर पलायन का दावा कर रही है। 2018 से पहले भी भाजपा की सरकार ने ये बड़े दावे किए थे। आपने देखा कि सरकार के दावों पे भरोसा करके, सरकार के वादों पे भरोसा करके युवा लौटे जरूर थे। उनको जो सब्ज बाग दिखाए थे उस पे भी उन्होंने भरोसा किया था। सरकारी योजनाओं की जो बातें सरकार कर रही थी उसके लिए युवाओं ने सरकारी दफ्तरों के साल साल भर तक चक्कर काटे, एड़ियाँ रगड़ी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद युवा जो है वापस जाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो अगर युवा रिवर्स पलायन कर रहा होता और ये बात सच होती तो आज युवा रोजगार की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं होता, कड़ाके की ठंडी रातों में जो है सड़कों पर डेरा डालने के लिए मजबूर नहीं होता। तो ये सरकार जो कहती है वो धरातल पर होता नहीं है। ये झूठे आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, कागजी आंकड़े हैं। हकीकत ये है, आप युवाओं से पूछिए, युवा इस राज्य में हताश है, निराश है और पलायन करने के लिए मजबूर है। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट में आंकड़ों की सच्चाई पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवाल है। राज्य गठन के 25 वर्षों बाद भी ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाई हैं। प्रदेश में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़क की सुविधा तक नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सरकारी अस्पतालों में बेहतर बेसिक सुविधा तक नहीं है। कई इलाकों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।